हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याएं। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। इसके आगे आती है परिमेय संख्या। हम जानते ही हैं, जब हमें एक संख्या से काम नहीं चलता तो हम नई वाली संख्या को ढूंढते हैं। जैसे जब प्राकृतिक संख्या से पूरा काम नहीं चल सका तो पूर्ण संख्याओं की खोज हुई। जब पूर्ण संख्याओं से काम नहीं चला तो फिर पूर्णांकों की खोज हुई। इसी तरह जब पूर्णांकों से काम नहीं चला तो फिर परिमेय संख्याओं की खोज हुई। लेकिन पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के पहले पूर्ण संख्या के बाद में एक और भी संख्या की खोज हुई थी, जो थी भिन्न। अब मैंने आपको भिन्न इसलिए बताया क्योंकि अभी जब हम परिमेय संख्याएं बताएंगे ना तो आप कहोगे मैम ये तो आप भिन्न बता रही हैं। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि इन पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या के बीच में भिन्न की खोज हो चुकी थी। अगर भिन्न था ही तो फिर परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो वो सब हम पढ़ेंगे आगे। भिन्न संख्या और परिमेय संख्या में क्या अंतर है ये भी हम आगे देखेंगे। तो हमें सबसे पहले मानते हैं परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमने जाना ना, तो जब पूर्णांकों की खोज हो गई, पूर्णांक क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं और साथ में शून्य। ठीक है, तो यानी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, इनको मिला के बनता था पूर्णांक। जब पूर्णांक को खोजा गया ना तो उसके बाद आवश्यकता पड़ी हमें परिमेय संख्याओं की। कैसे आवश्यकता पड़ी? मान लीजिए कोई अगर हमने कहा कि कोई 1 किलोमीटर गहराई में जा रहा है, धरातल से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाए या 1 किलोमीटर गहराई में जाए, तो हमने कहा 1 किलोमीटर। लेकिन अब वह 750 मीटर जा रहा है। ठीक है, 750 मीटर वो गहराई में जा रहा है। तो हमने कहा, अगर हमने मीटर में कहा तो हमने कहा 750 मीटर। लेकिन 1 किलोमीटर का कितना भाग गया वो? 1 किलोमीटर का कितना भाग गया वो गहराई में? अगर हमें ये बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? ना तो हम पूर्णांकों के माध्यम से बता सकते हैं, ना ही पूर्ण संख्या के माध्यम से, और ना ही हम प्राकृतिक संख्या के माध्यम से। तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी परिमेय संख्याओं की। अगर ऊंचाई में कोई जा रहा है, जैसे 750 मीटर ऊंचा गया, तब तो हम कह सकते हैं कि वह 3/4 भाग, मतलब अगर हम 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, तो हम कह सकते हैं 750 मीटर, 750/1000 मीटर, यानी 3/4 भाग वो 1 किलोमीटर का 3/4 भाग वो ऊपर गया। लेकिन अगर हमें नीचे जाना हो तो तब तो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं ना, हमने पढ़ा है। पूर्णांक संख्याएं शून्य से जब नीचे की तरफ जाते हैं या शून्य से हम बाईं तरफ जब जाते हैं तो हमें वे संख्याएं प्राप्त होती हैं जो पूर्णांक हो जाती हैं। ऋणात्मक संख्या, तो उनको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो उनके लिए आवश्यकता हुई परिमेय संख्याओं की। यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्याएं यानी पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक और भिन्न, ठीक है, जिसमें सभी संख्याएं समाहित हो जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। आ गया समझ में? तो हमें आवश्यकता क्यों पड़ी थी हमने जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि परिमेय संख्याओं को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। देखिए, भिन्न और परिमेय संख्या में ना सिर्फ एक शब्द का अंतर है जिससे हम परिभाषित करते हैं। भिन्न में प्रयोग होता है पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या में प्रयुक्त होता है पूर्णांक। यहाँ पर देखिए, एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। ठीक है, Q = to 0। और जब हम भिन्न की बात करते हैं तो एक भिन्न को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q पूर्ण संख्या हैं और Q = 0। आ गया समझ में कि क्या अंतर है भिन्न और परिमेय संख्या में? सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले प्राकृतिक, फिर पूर्ण, फिर भिन्न, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में सबके सब समाहित हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 4/5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ P = 4 और Q = 5। इसी तरह से
जब हम देखते हैं 10.5 तो 10.5 भी एक पूर्ण संख्या हो जाती परिमेय संख्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि 5 क्या है, दशांश है यहाँ पर, 5/10। ऐसे ही ऋण 3/4 भी एक परिमेय संख्या है, जहाँ ऋण 3 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे ही शून्य भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ऋण 3/7, पूर्णांक ऋण 5, ये सभी परिमेय संख्या है। अब हम जानेंगे समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य का मतलब तो आप सब जानते होंगे, समतुल्य मतलब उसी के जैसा। ठीक है, तो अगर हम ऋण 2/3 की बात करें तो उसी के जैसी और कोई संख्या कैसे हो सकती है? तो जब हम किसी संख्या से परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या दी हुई संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होती है। याद हो गया? फिर से सुन लो। जब किसी संख्या के अंश और हर में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, अब अगर हम भाग दें तो भी ऐसा हो सकता है। अब हम जानेंगे धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो देखो, एक लाइन में समझो, वे सभी संख्याएं जिनका अंश और हर दोनों धनात्मक हो या दोनों ही ऋणात्मक हो, वे संख्याएं धनात्मक होती हैं। किसी परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों ही अगर धनात्मक हो या दोनों ही ऋणात्मक हैं तो वे संख्याएं धनात्मक परिमेय संख्या होती हैं। और यदि कोई एक या तो अंश या फिर हर ऋणात्मक है तो वे संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। मानक रूप में परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? मानक रूप का मतलब समझो, मानक मतलब जिसके जैसा, वो एक ऐसा जो और टुकड़ों में न टूटे। ठीक, स्थिर, मानक यानी समझ लो स्थिर। ठीक, तो किसी भी संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड जो हो, अंतिम अभाज्य गुणनखंड, जो कि अभाज्य का मतलब जो अपने और एक के सिवा किसी और से विभाजित न हो, तो ऐसी संख्याओं में जब अंश और हर बदल जाए तो वे परिमेय संख्याएं मानक रूप में कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम इनकी बात करें, ऋण 45/30 की बात करें तो इनको हमने तोड़ा, गुणनखंड किया, एक ही संख्या से भाग दिया। देख रहे हैं, एक ही संख्या से जब हम भाग दे रहे हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल रही है, फिर हमने उसको भाग दिया और हमें अंत में एक मानक संख्या मिली, ऋण 3/2। अब ये दोनों ही संख्याएं अभाज्य हैं। ठीक, तो ये दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, अब इनके टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए हम कहेंगे इनको कि ये मानक रूप में है। अब हम जानेंगे परिमेय संख्याओं की तुलना करना। तुलना करने में तो भाई सब एक्सपर्ट होते हैं, इसमें तो कुछ सीखना ही नहीं होता, सब जानते हैं कि तुलना कौन छोटा है कौन बड़ा है। लेकिन भाई परिमेय संख्याओं की तुलना है तो करनी पड़ेगी। देख लो, तुलना करने के लिए ना पहले दो राशियों को एक जैसा किया जाता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, महाराणा प्रताप सिंह के समान थे, लेकिन भाई वे सिंह के समान नहीं थे, वे योद्धा थे सिंह के समान। मतलब जैसे कि सिंह योद्धा होता है, अब जंगल का राजा होता है, वैसे वे थे। इसलिए अब हमने यहाँ पर तुलना किसकी की? उनकी वीरता की। ठीक है, इसी तरह संख्याओं में भी हम यहाँ पर जब तुलना करते हैं ना तो संख्याओं को एक समान करते हैं। और जब आपने भिन्न पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि दो संख्याएं अगर भिन्न एक समान अगर करने हैं तो हमें उनके हर को एक जैसा करना होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ हर में 2 है, यहाँ पर 5 है। अब इन दोनों को एक समान करने के लिए हम क्या करेंगे? ये दोनों ही संख्याएं अभाज्य हैं और अभाज्य संख्याओं को एक समान करने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों में गुणा कर देते हैं। इन दोनों में जब गुणा करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगी संख्या वो इनका लसा होगा। और लसा क्या होता है? बस छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए। तो 5 दूनी 10, 10 5 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 कर दिया। और अब हमें जो मिला ऋण 1/2 और ऋण 1/5 का अगला रूप वो था ऋण 5/10 और ऋण 2/10। अब देखो, ऋण 1/2 और ऋण 1/5 ये दोनों ही संख्याएं ना एक से ऋण 1 से छोटी हैं, ऋण 1 से बड़ी हैं। ठीक है, बड़ी हैं।
शून्य से जितना ही हम बाईं ओर जाते हैं, शून्य से जितनी हम बाईं ओर दूरी पर जाते हैं संख्याएं उतनी ही छोटी होती हैं, और शून्य से दाहिनी जितनी ओर जाते हैं संख्याएं उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। तो यहाँ पर ऋण 1 और शून्य के बीच में ये दोनों ही संख्याएं आती हैं, तो ये दोनों ही संख्याएं क्या हैं, बड़ी हैं ऋण 1 से। ठीक, तो अब यहाँ पर ऋण 1/5 कहाँ होगा और ऋण 1/2 कहाँ होगा, इसको देखो। ऋण 1/5 का मतलब क्या है, किसी का आपने 5 भाग किया और उसका 1 भाग, ठीक है, पहला भाग। और यहाँ ऐसे क्या है, आपने किसी का 2 भाग किया और उसका 1 भाग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि ये उधार अगर है तो ये समझ लो आपने किसी के पास से 5 रुपए से 1 रुपए उधार लिए, ठीक है, उसके पास 5 रुपए थे, आपने 1 रुपए उधार ले लिए। और यहाँ पर ऋण 1/2, उसके पास 2 रुपए थे, आपने 1 रुपए उससे उधार ले लिए। तो यहाँ पर आपने आधा उधार ले लिया और आपने यहाँ पर 5वां भाग उधार लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 5वां भाग क्या होगा, इससे ऋणात्मक रूप है ना, उधार जो है ऋणात्मक रूप हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऋण 1/5 क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा इस ऋण 1/2 से, ठीक है। तो इसको यहाँ पर रखेंगे, 10 भाग में हमने तोड़ा, और फिर यहाँ पर क्या आया, अंश में ऋण 2 आया। तो हम यहाँ से हम जाते हैं जब, तो सबसे पहले ऋण 1 के बाद जाते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऐसे जाते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या, ऋण 2/10 को करेंगे, ऋण 1/10 और ऋण 2/10, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ इनको 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे, शून्य से लेकर ऋण 1 तक हम 10 भागों में इनको बांट लेंगे। और 10 भागों में बांटने के बाद पहला भाग 1/10 ऋण 1/10 होगा, दूसरा भाग ऋण 2/10 होगा, ऐसे ऋण 3/10, ऋण 4/10 और ऋण 5/10, ठीक है। तो इनको हम बांट लेंगे और इनकी स्थान पर इनको रख देंगे। जैसे ही हम रखेंगे हमें पता चल जाएगा कि जो बाईं तरफ हम जितनी ही दूरी पर जाते हैं संख्या उतनी छोटी हो जाती है। तो इसमें बड़ी वाली संख्या कौन हुई, ऋण 1/5 बड़ी हुई और ऋण 1/2 छोटी हुई। ऐसे भी आप समझ सकते हो, जो मैंने पहले बताया कि आप इनको समझ लो कि ये 2 भाग का 1 भाग आपने ले लिया और किसी वस्तु का आपने 5 भाग किया और 1 भाग ले लिया। तो 5 भाग करने पे 1 भाग लेना वह कैसा होता है, छोटा होता है ना, और ऋणात्मक में जाता है तो वही बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब आप आगे देखो, यहाँ पर भी आप देख रहे हो ऋण 1/2 क्या है। अगर हम धनात्मक रूप में जाते तो आधा भाग बड़ा होता है ना, छोटे भाग से 1/5 से आधा भाग बड़ा होता है किसी 5वें भाग से। लेकिन जैसे ही हम ऋणात्मक की ओर जाते हैं, ऋण 1/2 छोटा हो जाता है ऋण 1/5 से। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो आप उसको धनात्मक रूप में समझ लो पहले, कि धनात्मक रूप में जो बड़ा होगा ना, ऋणात्मक रूप में वो छोटा हो जाता है, ठीक। अगर आप संख्या रेखा पर मान लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऋण 1/2 बड़ा है या ऋण 1/5 बड़ा है, तो आप क्या करो, सबसे पहले कि इसको धनात्मक रूप में समझ लो, ऋण को भूल जाओ, ठीक है, फिर इसे धनात्मक रूप में समझ लो। और जैसे धनात्मक रूप में समझोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है। 1/2 बड़ा होता है धनात्मक रूप में, आधा भाग बड़ा होता है 5वें भाग से। तो अब समझ लो कि इसका मतलब जब ऋणात्मक रूप में जाएंगे तो आधा भाग छोटा हो जाएगा 5वें भाग से। आगे समझ में, ये चीज आप आराम से कर सकते हो। पहले धनात्मक रूप में देख लो और फिर जब जैसे ही आप ऋण का चिन्ह लगाओगे उसका विलोम हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देख लो, आप देख रहे हो 1/2 बड़ा है 1/5 से, लेकिन ऋण 1/2 छोटा हो जाता है ऋण 1/5 से। अब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आ सकती हैं, देखो 2 क्रमांक, जब हम पूर्णांकों की बात करते हैं तो क्रम से अगर कोई संख्या है, जैसे कि ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, तो ऋण 1 और ऋण 2 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्या आएंगी, घटा लो भाई, 2 से 1 को घटाओ कितना आएगा, लो, कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं आएगी। लेकिन जब 2 पूर्णांकों के बीच, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच में पूर्णांकों की संख्या सीमित होती है। जैसे कि अगर ऋण 1 या ऋण 3 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, तो सिर्फ 1 होगा, ऋण 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 1 और 5 के बीच में कहें कितने पूर्णांक होंगे, तो 3 होंगे, 1 4 होंगे, 2 3 और 4, 3 पूर्णांक हो जाएंगे 1 से 5 के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर हम परिमेय संख्याओं की स्थिति में बात करें तो क्या होगा,
परिमेय संख्या मान लो हमने एक परिमेय संख्या ली ऋण 3/5 और ऋण 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, समान हर वाली परिमेय संख्याओं में सबसे पहले हम इनको बदलेंगे 3 और 5 को। इनको जब हम बदलेंगे तो देख रहे हैं ना 5 और 3 दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है। तो जब भी कोई दो संख्याएं अभाज्य हो तो इनका जो लौसा होता है वह इनका गुणनफल होता है। तो इनका लौसा निकालेंगे तो लौसा क्या होगा, 15 हो जाएगा। और उसके बाद हम इनको संख्याओं को बदल देंगे। तो 3×5 = 15, तो 3×3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऋण 9 हो गया और 3 यहाँ है तो 5, तो यहाँ पे ऋण 5 हो जाएगा। तो अब बताओ इसमें पहले छोटी वाली संख्या कौन है, सबसे पहले बताओ मुझे इसमें छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो अगर हम धनात्मक रूप में कहते तो 5/15 छोटा होता और 9/15 बड़ा होता ना। तो हम ऋणात्मक रूप में क्या कहेंगे, इनका उल्टा, 9/15 छोटा हो गया और 5/15 बड़ा हो गया। तो इनको हमने मान लो ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर हमने यहाँ पर 0 को दर्शाया है और यहाँ पर ऋण 1। अब इनके बीच में हम 15 भाग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम इनको 15 भागों में बांट देंगे। और 15 भाग का यह भाग जो हो गया वो 5वां भाग है, जैसे कि 1, 2, 3 और 4 और यहाँ पे 5वां भाग आ गया। तो ऋण 5/15 यहाँ पे आया, फिर ऋण 6/15, 7/15, ऋण 8/15, ऋण 9/15। तो इसके बीच में कितनी संख्याएं आ रही हैं, 3 संख्याएं, ठीक है। कितनी संख्या आ रही है यहाँ पे, 3। ऋण 6/15, ऋण 7/15, ऋण 8/15, फिर 9/15, ऋण 9/15 आया, फिर ऋण 10/15, ऋण 11/15, ऋण 12/15, ऋण 14/15, ऋण 15/15। और ऋण 15/15 का मतलब क्या हो जाएगा, ऋण 1, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों संख्याओं के बीच में कितनी आई, 3 संख्याएं। अब हमने क्या पढ़ा था, समतुल्य संख्याएं। तो ऋण 3/5 का समतुल्य ऋण 9/15 हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पर गुणा किससे किया था, 3 से ना, यहाँ 3 से गुणा किया था। अगर हम 4 से गुणा कर दें तो क्या होगा, 4×3 = 12, 4×5 = 20, तो 12/20 हो जाएंगे। तो ये संख्याएं बदल जाएंगी, यानी इनकी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो इनकी समतुल्य संख्याएं होती हैं। तो हर संख्या की नंबर ऑफ समतुल्य संख्याएं हैं। जब इतनी ढेर सारी समतुल्य संख्याएं हैं तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स भी तो हो सकते हैं ना। तो इसलिए परिमेय संख्याएं, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं, या कहें कि अनंत होती हैं। जैसे यहाँ पर देख लो, ऋण 3/5 को हमने 18/30 भी कर दिया। कैसे किया, 6 से गुणा कर दिया हमने, तो ऋण 18/30 हो गया। तो अब यहाँ पर ऋण 3/15 जो था पहले, उसको हमने क्या किया, ऋण 16/30 भी कम कर सकते हैं ना। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे ऋण 8 होगा, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया, ऋण 8 होगा। तो ऋण 8/15 को ऋण 16/30 हम कर सकते हैं। इसको ऋण 3 नहीं, ऋण 8 पढ़िएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया उसकी वजह से देखिएगा, ठीक है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं भिन्न के जैसे ही होती हैं, लेकिन बस ना यहाँ पर एक चीज बदल जाती है, यहाँ पे ऋण का चिन्ह आ जाता है, और भिन्न में ऋण का चिन्ह किसी संख्या के साथ नहीं जुड़ता, क्योंकि ये पूर्णांक होती हैं और वे सिर्फ पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो हम इनको ना संख्या रेखा पर पहले जोड़ के देख लेते हैं। संख्या रेखा पर आप आसानी से जोड़ सकते हो। अब देखो इन दोनों का हर समान है ना, ये 7/3 है। 7/3 का मतलब क्या है, यह जो शून्य से दाईं तरफ होगा। तो हम शून्य से दाईं तरफ हम चले जाते हैं 7/3 पर, ठीक है। अब 7/3 का मतलब पहले समझ लो, 3 से 7 में भाग दे दो, ठीक है। 3 से 7 में भाग दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको 3 दूनी 6 और 1, मतलब 2 आपको पूर्ण मिलेगा, ठीक है। 2 पूर्ण है और उसके बाद 1/3, ठीक। तो आप 2 से 2 तक पूर्णतः आप जाएंगे और उसके बाद आप पहुंचेंगे 2 पूर्ण संख्या, उसके बाद 1/3, ठीक है। 2 सही 1/3 आप पहुंचेंगे। तो 2 के बाद अगर हम 2 और 3 के बीच में 3 भाग करते हैं तो उसका 1/3 भाग, ये मतलब हो गया 7/3 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 0 से आगे हम जा रहे हैं, यहाँ पर 3/3 यानी 1, और यहाँ पर 6/3 यानी 2, और इसके बाद 7/3
ठीक है, 7/3 मतलब कि 2 सही 1/3। और यहाँ पर है ऋण 5/3। ऋण 5/3 का मतलब क्या है? 3 एकम 3 और 2/3 मतलब ऋण 1। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ऋण में की बात करें तो ऋण 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ऋण 1 सही, यहाँ पर जब ये माइनस होगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ऋण 1 सही आपका हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7/3 पर पहुंचेंगे और उससे हम कितना पीछे लौटेंगे? 1 सही 2/3। तो 1 पहले हम पीछे लौटेंगे, ठीक है, यहाँ हम पहुंचे और फिर 2/3। तो हम पहले 7/3 से 1, 2 और 3, ठीक है, 1/3, 2/3 और 3/3। 3/3 का मतलब हो जाएगा 1 तक हम आ गए और वहां से हम फिर लौटे 2/3। ठीक है, क्योंकि ऋण 5/3 का मतलब क्या था? ऋण को अभी आप हटा दो, सिर्फ 5/3 को देखो। 5/3 का मतलब क्या है? 1 सही 2/3। तो 1 का यहाँ पर मतलब क्या है? 3/3 का मतलब है 1। तो यानी अगर हम कोई संख्या यहाँ पर ले रहे हैं तो उसको हम 3 भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने 3 भाग किया तो हम 3 भाग लौटेंगे, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। हम 3 भाग लौटे और 3 भाग लौटने के बाद हम कितना लौटेंगे? 2 भाग, क्योंकि 2/3 है तो 1 भाग और 2 भाग, और हम कहाँ पहुंचे? 2/3 पर। आया समझ में? ये तो संख्या रेखा पर था। अब आप ऐसे भी समझ लो इसको कि 7/3 के साथ अगर हम ऋण 5/3 जोड़ते हैं तो क्या होगा? ये ऋण और ये धन, धन और ऋण मिला के ऋण हो जाएंगे। और 7 में से जब 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 और 3, 2/3। अब जब आप ऋण 7 के साथ करते हो तो यही अंतर बदल जाता है। ऋण 7/8 के साथ अगर कर लो आप तो यहाँ पर देख रहे हो ये सभी संख्याएं ना 1 से छोटी हैं, क्योंकि हर क्या है? बड़ा है और अंश छोटा है, तो ये संख्याएं छोटी हैं। अब ये क्या है? ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक संख्या है। यह शून्य के दाईं तरफ है और यह शून्य के बाईं तरफ है, लेकिन शुरुआत हमें यहाँ से करनी है। तो हम सबसे पहले शून्य से बाईं तरफ ऋण 7/8 पे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? शून्य से 1 के बीच ना हम 8 भाग बनाएंगे। शून्य से 1 के बीच में 8 भाग, शून्य और यहाँ पर आएगा 8/8। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ 7 तक ही बनाया। तो ऋण शून्य से लेकर हम कहाँ तक आए? ऋण 7/8। और इससे हम कहाँ कितना लौटना है? 5/8, यानी कितने भाग? 5 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये 5 भाग। हम वहां से लौटे 5 भाग। 5 भाग जैसे ही हम लौटे हम आ गए ऋण 2/8 पर। आया समझ में ये चीज? आई होप आप समझ गए होगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे एक बार प्लीज कमेंट कर देना, मैं दोबारा आपको ये चीज समझा दूंगी। लेकिन हमें लगता है आप समझ जाओगे। एक बार और वीडियो देख लेना, आप समझ जाओगे। या फिर डाउनलोड कर लेना वीडियो, या फिर नोट्स बना लेना, देख लो। जैसे कि यहाँ पर 0/8 का मतलब क्या हो गया? 0। और जैसे ही बाईं तरफ आप जाते हो तो 8/8 मतलब ऋण 1 हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 8/8 आप जाओगे ना तो 1 हो जाएगा। तो इसके बीच में आपने 8 भाग किए। ठीक है, जब आपने 8 भाग किए तो यहाँ से आप सबसे पहले ऋण 7/8 पे जाओगे तो ये 7वां भाग हो गया। और यहाँ से जब आप फिर आपको यहाँ धनात्मक है ना, तो आप क्या फिर दाहिनी तरफ आओगे। जब दाहिनी तरफ आओगे तो क्या होगा? ऋण मतलब ये 5 भाग हैं, 5 भाग आपको दाहिनी तरफ जाना है। तो ऋण 6 पे आएंगे, फिर ऋण 5 पे 2 हुआ, फिर ऋण 4 पे 3, ऋण 2 4 3 पे 4 और ऋण 2 पे 5 भाग हो गए। तो आप यहाँ से यहाँ लौट के आ जा रहे हो। ठीक, हमें लगता है अब आप समझ गए होगे अच्छे से इसको। तो परिमेय संख्याओं का योग आपने देख लिया। अगर धनात्मक से ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ध्यान से सुनो, धनात्मक से ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो हम पहले दाहिनी तरफ जाएंगे, फिर दाहिनी तरफ से बाईं तरफ जाएंगे। शून्य से पहले दाएं और फिर वहां से बाएं। लेकिन अगर हम ऋणात्मक के साथ धनात्मक को जोड़ेंगे तो पहले शून्य से बाएं फिर वहां से दाएं। और अगर हम इसके साथ ऋणात्मक के साथ ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो शून्य से बाएं और फिर और बाएं। आया समझ में? समझ गया हो गया। पढ़े लिखे समझदार हो, समझ ही जाओगे। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे? शून्य से बाएं और बाएं। ठीक, जब आप ऋण के साथ और ऋण को जोड़ते हो तो कहाँ जाते हो? शून्य से बाएं और बाएं। ठीक है, समझ लो भाई, जब गड्ढे में अगर बॉल जाएगी तो और जाएगी ना। अगर आप एक तो मान लो
गड्ढे गहराई की तरफ बॉल जा रही है, ऊपर से आपने उसे जोर से धक्का दे दिया, अब क्या होगा? किक मारोगे तो और जाएगी दूर। ठीक, ऐसे होता है। अब समझो योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य का मतलब जोड़ना और प्रतिलोम का मतलब उल्टा, मतलब एक दूसरे का उल्टा जो हो ना उसको जोड़ दो। आ गया समझ में? किसी दो को जो बिल्कुल एक जैसे हो उनका उल्टा लो और जोड़ दो। जैसे ऋण 4/7 का उल्टा क्या होता है? 4/7। और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0। मतलब दो समान शक्ति वाले हों और एक की शक्ति धनात्मक हो, एक की ऋणात्मक हो। जैसे एग्जाम्पल ले लो, कोई ऐसा आप कुछ भी ले लो, कोई धनात्मक हो, जैसे दोनों के पास बराबर शक्ति हो। बहुत सारे कार्टून तो देखते ही होगे आप कि दोनों के पास एक सेम ताकत होती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि रावण मूवी आपने देखी होगी, उसमें दोनों के पास क्या होती है? सेम पावर होती है, लेकिन एक पास पॉजिटिव पावर होती है और एक पास निगेटिव पावर होती है। दोनों को जब निगेटिव पावर को ख़त्म करना होता है तो क्या होता है? पॉजिटिव वाले को भी मरना पड़ता है ना। तो ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी है कि धनात्मक और ऋणात्मक को जब आप जोड़ोगे ना, एक जैसी पावर दोनों के पास है तो क्या हो जाएंगे? 0। एक को खत्म करने के लिए दूसरे को भी खत्म होना पड़ेगा। तो योज्य प्रतिलोम आपको समझ में आ गया? ऐसे ही होता है। अब अगला देखेंगे हम व्यवकलन, घटाना। ठीक है, सब जानते हो, बस थोड़ा सा समझना है। देखो क्या करना है ना, सबसे पहले तो हर को समान करेंगे। ये तो आप भिन्न से ही पढ़ते आ रहे हो। सबसे पहले क्या करेंगे? हर को समान करेंगे, और इनको समान करने के लिए क्या करेंगे? इनका लौसा लेंगे। और लौसा क्या होता है? दो संख्याओं का वो सबसे छोटा गुणनफल जो इन दोनों से कट जाए। ठीक है, दोनों संख्याओं का सबसे छोटा गुणनफल। तो समझ लो इन दोनों का 8 और 7 का 56, क्योंकि 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या है इसलिए। और उसके बाद फिर इनको हम बनाएंगे 7 से 8 बार में, तो 8×5 = 40। 8 से 7 बार में तो 7×3 = 21, और 40 से 21 को घटाए, ये आ गया आपका 19/56। ठीक है, ऐसे ही अगर 5/7 से आप 3/8 को घटा रहे हो, ऐसे देखो फिर से यहाँ पर आपने घटाया। ठीक, यहाँ पर आप क्या करोगे? देखो 5/7 के साथ ना ऋण 3/8 को क्या किया इन्होंने? जोड़ दिया। और ऋण 3/8 क्या है? 3/8 का योज्य प्रतिलोम है। यानी परिमेय संख्याओं में घटाने का क्या मतलब है? जिस संख्या को आपको घटाना है उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ दो। जैसे अगर ऋण 3/8 होता है यहाँ पे, तो इसको 3/8 को जोड़ देते। इसका योज्य प्रतिलोम 3/8 होता ना, तो उसके 3/8 को हम जोड़ देते। यहाँ जैसे कि मान लो अगर हमें ऋण 3/8 के साथ 5/7 को जोड़ना होता, तो हम घटाना होता, ऋण 3/8 से 5/7 को घटाना होता, तो हम क्या करते? ऋण 5/7 के योज्य प्रतिलोम को ऋण 3/8 के साथ जोड़ देते। आ गया समझ में? बहुत ही सिंपल सा है, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। बस एक बार आपको क्विक रिवीजन की ज़रूरत है ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सको। और इसके बाद मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, तो आपको बहुत इजीली आप समझ जाओगे। हाँ, मैंने कल आपसे कुछ क्वेश्चन दिए थे, आपको आपने सॉल्व किए या नहीं? कोई बताता ही नहीं है कि करते भी हो या नहीं। ऑनलाइन क्लास का मतलब ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप बताओ ही नहीं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया भी या नहीं किया। करके बता दिया करो कि हाँ मैम मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मुझे भी थोड़ी खुशी मिल जाएगी। चलो अब गुणा पढ़ते हैं। गुणा कैसे करते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन परिमेय संख्याओं का गुणा एक बार और पढ़ लो और इजली पढ़ो। देखो परिमेय संख्या ऋण 3/5 को 2 से गुणा करें, संख्या रेखा पर करेंगे। ऋण 3/5 का मतलब बताओ। ऋण 3/5 का मतलब क्या है? किसी संख्या का 5 भाग किया। ठीक है, पहले तो ये जानो कि ये संख्या 1 से छोटी होगी। ठीक, ऋण 3/5 है तो यानी 1 से छोटा है। छोटा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ऋण 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा है, तो शून्य के पहले तो ये ऋणात्मक चिन्ह है, तो ये कहाँ जाएगा? शून्य के बाईं तरफ। और उसके बाद ऋण 3/5 है तो ऋण 1 से तो ये बड़ा होगा, लेकिन 1 से छोटा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 5 भाग करोगे 1 को। सबसे पहले आप 1 को 5 भाग करोगे और उसका ये मतलब तीसरा भाग है। ठीक है, तो यहाँ से हमने और जाना कितनी बार है? 2 बार।
तो हमने 5 भाग किए उसके, यहाँ तक आया 1, ऋण 1 यहाँ है, और सबसे पहले हम 0 से बढ़े ऋण 3/5 पे, और उसके आगे ऋण 6/5 पे, 3 का 2 गुना 6। ठीक है, तो हमने गुणा किया 3 बार, 1, 2 और 3, और फिर यहाँ से हम 3 बढ़े, 1, 2 और 3, और हम ऋण 6/5 पे पहुंच गए। ठीक, तो इस तरह परिमेय संख्याओं का गुणा हो गया। क्या करते हैं गुणा करने के लिए? पहले अंश का गुणनफल, फिर बटा हर का गुणनफल। ठीक, यही होता है गुणा। देखो अब यहाँ पर ना, देखो क्या होता है, यहाँ पे हर तो आपको दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, दोनों का हर एक ही ले लो, 5 ले लो, या फिर ये मान लो कि यहाँ पे 2/1 है। अब 1 और 5 में गुणा करोगे तो 5 ही आएगा ना, और ये दोनों अंश हो गए, ऋण 3 और गुणे 2 बराबर ऋण 6/5। जैसे कि यहाँ भी समझ लो, यहाँ पर दोनों के दिए हुए हैं आपको हर। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 3 गुणे 5 15 ऋण के रूप में, और यहाँ पर 8 7 56। ठीक है, ऐसे नीचे वाला देख लो, 3 दूनी 6 और ऋण का चिन्ह लगाएंगे, और नीचे 7 5 35। उसके और नीचे वाला देख लो आप, ऋण 5 के साथ हमने ऋण 9 का गुणा किया, और जैसे ऋण और ऋण दोनों मिले तो ये हो गया धन, और 9 5 45 और 7 8 56। आ गया समझ में? गुणा करना सीख लो। और जानते हो गुणा करने में कोई बात नहीं है, जल्दी गुणा करना सीखो, फास्ट। कॉपी पेन लेके तो बैठे हो ना आप लोग। अब देखो, ये है भाग, भाग है ना, लेकिन भाग भी यहाँ पर गुणे के रूप में ही होती है। बस करते क्या है, जो दूसरा वाला रूप है ना उसको उल्टा कर देते हैं, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे कि इसको कहते क्या है। ठीक है, अब 4/9 में आपको भाग देना है ऋण 5/7 को, तो क्या करेंगे, 4/9 के साथ हम गुणा कर देंगे 7/5 को, और आ जाएगा आपका भागफल। ठीक, यही था। इसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जब आप किसी संख्या को उलट देते हो ना, हर को अंश में लाते हो, अंश को हर में लाते हो, तो उसको गुणात्मक प्रतिलोम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, a/b गुणे c/d है, तो जैसे हमने d/c किया ना, तो इन दोनों को गुणा करने पर हमें 1 की प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या a/b का जो व्युत्क्रम होगा या गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो c/d होगा। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, और सॉल्व कर लेना एक बार इस पर और बाकी क्वेश्चंस, और कल हम इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कल आप तैयार है ना, पेपर और पेन लेके। और मुझे जरा ये बता दो, कल आपने किया या नहीं क्वेश्चन सॉल्व जो मैंने आपको दिया था? आप ना मुझे अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। ओके, थैंक यू।